नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजमोहन मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। तो कल अपन ने मेजर टेस्ट पेपर 1 जो सोशल साइंस का था, ठीक है, तो इसके अपन ने 50 प्रश्न कल देख लिए थे। 50 से आगे की जो क्वेश्चन है वो आज अपन हल करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और निरंतर अध्ययन के लिए आप जो है हमारा जो टेलीग्राम है वो भी आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सभी प्रकार की जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाती है और बाकी जो पेपर है पेपर की PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो सभी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। शुरुआत करते हैं, क्योंकि 50% अपन ने देख लिए थे, ठीक है, और 50 से आगे क्वेश्चन जो है अपन देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है यहाँ पर कि राष्ट्रीय आय है। देखो राष्ट्रीय आय, तो ये क्या है? राष्ट्रीय आय है एक प्रवाह चर। क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? प्रवाह चर है, ठीक है। तो इसमें एक नंबर ही राइट होगा। बाकी दूसरा प्रश्न देखो यहाँ पर जो हाईलाइट किया है आंसर को, ठीक है, ये मैंने नहीं किया था, ये पहले ही पेपर के अंदर किए हुए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 देखो कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब, तो वृद्धि कब होती है यहाँ पर? तो यहाँ पर आ जाएगी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन जब बढ़ जाता है तो वास्तविक जो राष्ट्रीय आय है इसमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, ठीक है। देखो राजस्थान के जितने भी बच्चे हैं उन तक इन वीडियो को आप शेयर जरूर करें, ठीक है। जो सेकंड ग्रेड के जीके के पेपर मैंने सभी करवा दिए थे, माइनर और मेजर टेस्ट पेपर, और सोशल साइंस का जो पेपर है अभी तक ये चौथा यहाँ पर जो मेजर टेस्ट पेपर है, इससे पहले मैंने 4 तो माइनर करवा दिए थे, ठीक है, और ये है एक मेजर टेस्ट पेपर। तो 53 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाए तो प्राप्त होगा। तो यहाँ पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा, ठीक है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। 54 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय में सम्मिलित तत्व हैं। देखो इसमें व्यक्ति का आय भी आ जाएगा, व्यक्ति कर अदायगी और गैर कर अदायगी यानी उपयुक्त सभी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 55। देखो क्वेश्चन नंबर 55 है कि राष्ट्रीय आय के अनुमानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कि स्वयं के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले ग्रहों का आकलित मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो इसको यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया। गैर कानूनी गतिविधियों से होने वाली आय को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, ये सही इसमें। और लाभांश व रॉयल्टी को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है, तो ये भी सही है, यानी दूसरा और तीसरा कथन इसमें क्या है? सही है। प्रश्न नंबर 56। देखो उपभोग फलन से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। उपभोग फलन, पहला कि एक उपभोग फलन आय तथा उपभोग के संबंध की व्याख्या करता है, ठीक है, सही है। सरलतम उपभोग फलन में यह माना जाता है कि आय में परिवर्तन होने के साथ साथ उपभोग में स्थिर दर से परिवर्तन होता है, ठीक, ये भी सही है। यदि आय के शून्य होने पर भी उपभोग हो रहा है तो यह प्रेरित उपभोग सी वे के कारण है, तो ये इसमें क्या है? तीसरा गलत है, ठीक है। और आय में परिवर्तन होने से उपभोग में होने वाला परिवर्तन आय जो है इसमें परिवर्तन अधिक नहीं होगा, तो ये भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है ये तीसरा यहाँ पर असत्य कथन है। देखो प्रश्न नंबर 57 कि यदि एक उपभोक्ता द्वारा आय में परिवर्तन के एक भाग से उपभोग में परिवर्तन करने पर MPC होगा, तो देखो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 57 के अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 58 नंबर क्वेश्चन देखो बेरोजगारी की समस्या से गरीबी बढ़ती है। बेरोजगारी की समस्या से क्या होता है? गरीबी बढ़ती है, क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। तो 58 हो जाएगा 3 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य को झूठ का यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, कि यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति शून्य हो तब सरल निवेश गुणक का मान 1 होगा। ठीक है, सही है। और निरपेक्ष आय परिकल्पना के अनुसार उपभोग एवं आय के मध्य आनुपातिक संबंध होता है, तो ये इसमें गलत है। विकसित अर्थव्यवस्था में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति में वृद्धि होने पर गुणक प्रक्रिया में वृद्धि भी होगी, तो ये भी सही है, यानी 1 व 3 इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है, एमपीसी की प्रवृत्ति होती है। देखो, एमपीसी की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है यहाँ पर धनात्मक। कैसी होती है? धनात्मक। 61 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को दूर और नियंत्रित करने के उपायों में शामिल है। देखो, इसमें कीमत नियंत्रण भी आएगा, मौद्रिक नीति भी आ जाएगा और राजकोषीय नीति भी आ जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62 है, मांग जनित मुद्रास्फीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि अर्थव्यवस्था में जब अधिक मुद्रा कम वस्तुओं और सेवाओं का पीछा करती है तब मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। ठीक है। दूसरा है कि अर्थव्यवस्था में मांग जनित मुद्रास्फीति समग्र मांग यानी एडी समग्र पूर्ति एस से अधिक होने के कारण उत्पन्न होती है। तो 1 व 2 दोनों यहाँ पर क्या है? सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? श्रम शक्ति सहभागिता दर को, तो इसमें आ जाएगा नियोजित और नियोजन के इच्छुक व्यक्तियों का कार्यशील आयु जनसंख्या के प्रति अनुपात। ठीक है, 63 में आ जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 64 है, जब श्रम का औसत उत्पाद बढ़ता है तब श्रम का सीमांत उत्पाद होता है, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा श्रम के औसत उत्पाद से अधिक, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस प्रकार की बेरोजगारी चिरकालिक प्रवृत्ति की होती है? किस प्रकार की बेरोजगारी चिरकालिक प्रवृत्ति की होती है? तो यहाँ पर आ जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, मुद्रास्फीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कम और स्थिर मुद्रास्फीति आर्थिक विकास को बनाए रखने हेतु उत्तरदायी है। ठीक है। दूसरा है कि भारत ने वित्त वर्ष 24 में खुदरा मुद्रास्फीति को 5.4% पर रखने में सफलता प्राप्त किया। ठीक है। तीसरा है, कोर मुद्रास्फीति को सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति से खाद्य एवं ऊर्जा वस्तुओं को पृथक करके मापा जाता है। तो यहाँ पर तीनों कथन क्या है? सत्य हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, देखो, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है कि नीति आयोग के द्वारा भारत के लिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का अनुमान लगाया जाता है जो यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित वैश्विक एमपीआई के अनुरूप है। ठीक है। तो ये तो यहाँ पर सत्य कथन है। ठीक है। दूसरा है, नीति आयोग के द्वारा अनुमानित एमपीआई में 3 समान रूप से भारित आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर हैं जो 12 भारित संकेतकों में विभाजित है। ये भी सही है। तीसरा है, हेड काउंट अनुपात बहुआयामी गरीबी के प्रसार को मापता है जबकि वंचना स्कोर बहुआयामी गरीबी की तीव्रता को मापता है। तो ये भी सही है, यानी यहाँ पर असत्य पूछा तो असत्य यहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ये योजनाएं गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार के द्वारा की गई पहल में शामिल है? तो मनरेगा में आ जाएगी, इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा भी आ जाएगा, PMKY पे आ जाएगा और PM किसान योजना पे आ जाएगा। तो इसमें सभी आ जाएगा, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 69 है, खर्च योग्य आय होती है। तो इसमें जाएगा व्यक्तिगत आय का वह हिस्सा जिसका उपभोग एवं बचत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। इसमें जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 70 है, मांग जनित मुद्रास्फीति के कारण है। देखो, एक तो इसमें जाएगा घाटे का बजट, निवेश की मांग में वृद्धि, व्यापारिक बैंकों के द्वारा अधिक साख सर्जन। ठीक है। 70 में जाएगा यहाँ पर 1, 3, 4। 71 नंबर क्वेश्चन देखो, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा या मोहर हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु हैं। ठीक है। इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा
ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा भी नहीं जा सका, ये भी सही है। और मुहरों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों में सुविधाजनक बनाने के लिए होता है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 72 है, किस हड़प्पा स्थल से मिले जलाशयों का प्रयोग कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता था? तो फिर आ जाएगा इसमें धोलावीरा गुजरात। कौन सा? धोलावीरा गुजरात। देखो क्वेश्चन नंबर 73, इसमें सूची 1 में हड़प्पा स्थल और एक तरफ है नदियाँ। ठीक है, तो इनको भी सम्मिलित करना है। देखो मंडा जो स्थल है मंडा, तो मंडा कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी। ठीक है, आलमगीरपुर जो है यह जगह हिंडन नदी। दयमाबाद यह जगह प्रवरा नदी। और सूत का गेंडोर दास नदी। तो इस प्रकार से ये सम्मिलित हो जाएगा 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 74 देखो, हड़प्पा स्थल सूत का गेंडोर एवं सूत का खोह स्थित है। तो यह जगह बलूचिस्तान, बलूचिस्तान है पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दी गई कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कि धोलावीरा के उत्खनन से 16 छोटे बड़े जलाशय प्राप्त हुए हैं। ठीक है, धोलावीरा से 16 छोटे बड़े जलाशय प्राप्त हुए हैं, सही है। दूसरा कि लोथल से पक्की ईंटों से निर्मित एक ढांचा प्राप्त हुआ है जिसे पुराविद SR राव ने गोदीवाड़ा या फिर डाकियाड़ी की संज्ञा दिया, तो यह भी सही है। सबसे लंबा व बड़े अक्षरों का अभिलेख धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। तो 1, 2, 3 यहाँ पर क्या जाएगा? सत्य। इसके बाद देखो 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है, हड़प्पाई निवासी धातु की ढलाई एवं उपकरण निर्माण की विकसित विधि से परिचित थे, तो ये सही है। दूसरा, कालीबंगा राखीगढ़ी एवं लोथल से गुदाई में अग्निकुंड एवं अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अग्निकुंड और अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, राखीगढ़ी से और लोथल से। ठीक है, सभी से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी और देमाबाद से रथ की आकृति के प्रमाण भी मिले हैं, यानी तीनों कथन सत्य हो गए। एम कोड भी जिसे मन के निर्माण उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, नहीं, ये क्या है यहाँ पर? गलत है। चौथा देखो, ये जो मन के निर्माण उद्योग है तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सभ्यता आ जाएगा? यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से मिले थे ये भी। ठीक है, तो ये चौथा इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, एक तरफ वेद एक तरफ उपनिषेध। ठीक है, ऋग्वेद इसमें जाएगा कौशिकी, यजुर्वेद में जाएगा श्वेतास्वर, सामवेद में जाएगा छांदोग्य और अथर्ववेद में जाएगा मांडुक्य। तो सभी यहाँ पर सम्मिलित है। ठीक है, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 78 है, विदेग माधव को अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर पर वजन का कथानक निम्नलिखित में से किसमें उल्लेखित है? तो क्या जाएगा? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 79 है, ऋग्वेद के किस मंडल में विदुषी महिलाओं का उल्लेख किया गया है? तो यह जाएगा 8वां मंडल। कौन सा है? 8वां मंडल। 80 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति की व्याख्या किस सूक्त में मिलती है? देखो, नासदेश सूक्त में मिलती है, पुरुष सूक्त में मिलती है और हिरण्यगर्भ सूक्त में भी मिलती है, यानी इसमें जाएगा 1, 2, 3। 81 नंबर क्वेश्चन देखो, पंच महायज्ञों में सम्मिलित ब्रह्म यज्ञ का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर आ जाएगा वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याय। 82 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में इंद्र शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में इंद्र शब्द का जो उल्लेख है 250 बार हुआ है। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्मारक धरणीकोट का महाचैत्य कहलाता है? इसमें जाएगा अमरावती स्तूप। कौन सा है? अमरावती स्तूप। 84 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से मथुरा कला के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा शैली में हुआ था। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध है तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति का जो निर्माण है कौन शैली में हुआ है? मथुरा शैली में। इस कला में स्थानीय लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था, तो ये भी सही है कि लाल बलुआ पत्थर का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण भी इसी कला में किया गया था, नहीं, ये गलत है। ठीक है, तीसरा गलत है इसमें। तो यहाँ पर सर्वाधिक जो मूर्तियों का निर्माण है
वो बोधशिली में, ठीक, बोधशिली में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से किस स्थान को गांधार कला का खजाना कहा जाता है? किस स्थान को गांधार कला का खजाना कहा जाता है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा बामियान। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुंग कला का केंद्र नहीं था? शुंग कला का केंद्र कौन सा नहीं था? तो देखो, बोध गया था, बरहूत था और सांची भी था। इसमें कौन सा नहीं था? वल्लभी। चलिए इनको मिलाते हैं, प्रतिमा और पहचान। देखो, चेरी के साथ प्रतिमा, तो इसमें जाएगा दीदारगंज। ठीक है, गांधार बुद्ध प्रतिमा, यह जाएगा स्त्रीत प्रस्तर। मथुरा बुद्ध प्रतिमा, यह जाएगा चित्तीदार लाल पत्थर। और नागनधड़ कमंदी वाली प्रस्तर जो प्रतिमा है, यह जाएगा इधर लोहानीपुर। ठीक है, इसमें जाएगा 2 नंबर। तो 3, 1, 4, 2 इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें जाएगा 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर 4। 28 नंबर क्वेश्चन है, बेसनगर अभिलेखा हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये था फिर तक्षशिला का निवासी। क्वेश्चन नंबर निवासी, बुद्ध की मूर्तियों में प्रभा मंडल की शुरुआत किस कला में की गई थी? प्रभा मंडल की शुरुआत तो ये गांधार कला में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 90 है, त्रिवर्ग है, देखो धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम। क्वेश्चन नंबर 91, प्रतीत्य समुत्पाद संबंधित है, तो दुख समुदाय से, कौन से समुदाय से? दुख समुदाय। क्वेश्चन नंबर 92, किसके अनुसार इंद्रिय संवेदनाओं के बिना बुद्धि विकल्प पंगु है? बुद्धि विकल्प के बिना इंद्रिय संवेदना अंधी है। तो ये किसका कथन है? यह है कांट का। किसका है? कांट। देखो क्वेश्चन थोड़े दिख नहीं रहे। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन की गांधी जी के दर्शन के अनुसार अहिंसा क्या है? साधन है, सत्य साधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें कि अहिंसा साधन है और सत्य साधन। चलिए प्रश्न नंबर 94 है, अनात्मवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ठीक है, अनात्मवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? बौद्ध दर्शन। प्रश्न नंबर 95 है, ऋग्वेद में अग्नि को देवता मानते हुए किससे तुलना की? तो यहाँ पर आ जाएगा बारबर यानी नाई से। ठीक है, देखो बारबर। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध दर्शन के अष्टांग मार्ग का अंग नहीं है? देखो, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक स्मृति और सम्यक चरित्र। तो कौन सा नहीं है? सम्यक चरित्र। अगली पुस्तक देखो कौन सी है? डिस्कोर्सेज ऑन मेथड। ठीक है, देखो इधर देख लो, पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जाएगा डेकार्टे। कौन है? डेकार्टे। क्वेश्चन नंबर 98, मेरे अंदर पूर्ण सत्ता का जन्मजात प्रत्यय है, इस प्रत्यय के अनुरूप पूर्ण सत्ता का होना आवश्यक है, अतः ईश्वर है। डेकार्ट की इस युक्ति को कहा जाता है सत्तामूलक तर्क। ठीक है, क्या कहेंगे? सत्तामूलक तर्क। क्वेश्चन नंबर 99, देखो क्या कह रहा है गांधी जी के बारे में। गांधी जी के न्यायधारिता सिद्धांत के अनुसार, न्यायधारिता सिद्धांत के अनुसार, तो यहाँ पर जाएगा पूंजीपति स्वयं को संपत्ति का स्वामी न मानकर संपत्ति का संरक्षक माने एवं संपत्ति का उपयोग समाज हित में करे। तो इसमें आ जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, कांट के अनुसार निम्न में से कौन एक नैतिकता की पूर्व मान्यताओं में सम्मिलित नहीं है? देखो, संकल्प की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता, ईश्वर का अस्तित्व। तो कौन सा नहीं है? निरपेक्ष आदेश। ठीक है, 3 नंबर। तो अपन ने पहले क्लास में 50% देखे थे और दूसरी में अपन के 50% हो गए। ठीक है, तो यानी 100% अपन ने देख लिए इस पेपर के। 50 जो % बचे हुए हैं वो अपन अगली क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, क्लासें बिल्कुल छोटी बनाऊंगा अब 50-50 क्वेश्चन की। तो आप निरंतर अध्ययन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी जो SST के पेपर हैं वो आपको मैं करवा दूंगा यहाँ पर। ठीक है,
जिस प्रकार को मेरी कॉपी जो पेपर मिले हैं वही पेपर मैं आपको पहुंचा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम में भी आपको मैं दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। बाकी जो ठीक है, जीके के मैंने सभी पेपर करवा दिए हैं, सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर दिया है और पीडीएफ टेलीग्राम पर, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अपने जो जारी रखिए। और रीट के जो पेपर है वो भी मैं करवा ही रहा हूँ, तो आप निश्चित होकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आपको यहाँ पर रीट सेकंड ग्रेड फिर फर्स्ट ग्रेड सभी के टेस्ट पेपर आपको मिलते रहेंगे, ठीक है साथियों। धन्यवाद।